लेट्स स्टडी चैप्टर 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब चैप्टर 6 क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर 6 बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। लेट स्टार्टेड। चैप्टर्स को हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और जो भी इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको समझेंगे और इसको बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में समझेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को स्टोरी फॉर्म में हम पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं क्या क्या है। इंट्रोडक्शन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन ओपन इकोनॉमी, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल एंड समरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, कहानी और वास्तविक जीवन से इसको समझते हैं। मान लीजिए भारत एक बड़ा घर है, इकोनॉमी है, ठीक है ना। और इस घर के अंदर लोग, कंपनियां और सरकारें यानी हम सब मिलकर एक इकोनॉमी बनाते हैं। अपने घर के बाहर दूसरा घर है अमेरिका, तीसरा घर चीन, चौथा घर जापान इत्यादि, ठीक है ना। अगर भारत इन घरों से खरीदारी करता है तो वो क्या होता है? इम्पोर्ट होता है। और चीजें बेचता है तो वो एक्सपोर्ट होता है। उनसे पैसे उधार लेता है तो कैपिटल इनफ्लो होता है। और उन्हें पैसे देता है तो वो कैपिटल आउटफ्लो होता है। इन सब का हिसाब किताब बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी कहलाता है, ठीक है ना। जैसे एक परिवार अपनी आय व्यय की डायरी रखता है, वैसे ही देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की डायरी रखता है। यही क्या है? बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आया? अगर हम लोग किसी से खरीदारी करते हैं तो इम्पोर्ट कहते हैं। अगर हम चीजें किसी को बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम उनसे पैसे उधार लेते हैं तो उसको कैपिटल इनफ्लो कहते हैं। अगर हमको उनको पैसे देते हैं तो कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। जैसे एक परिवार अपनी आय व्यय की डायरी रखता है, वैसे ही देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की डायरी रखता है, वही है बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट देश का इंटरनेशनल अकाउंट, देश का पूरा रजिस्टर होता है। बीओपी दो हिस्सों में बैठा होता है, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। जैसे कि करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, चलिए डिटेल में समझते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल प्लस फाइनेंशियल अकाउंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के रूप में, ठीक है ना। इस कहानी से समझते हैं। कल्पना करें भारत एक दुकान चलाता है, जस्ट एग्जाम्पल। और दुकान पर दो तरह के खाते रखे जाते हैं। करेंट अकाउंट दैनिक व्यापार का खाता, एक जैसे कि चीजें बेचना, खरीदना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, विदेश में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा, रेमिटेंस, सर्विसेज, आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर, बीपीओ सर्विसेज, इस तरीके से। फिर इनकम रिसिप्ट, पेमेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा है यानी कि हम लोग चीज़ें बेच ज़्यादा रहे हैं और खरीद कम रहे हैं तो करेंट अकाउंट सरप्लस कहलाता है। क्या कहलाता है? सरप्लस। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है यानी कि हम चीज़ें खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं तो करेंट अकाउंट क्या कहलाता है? डिफ्लेक्ट, कैड, डेवलप्ड। और कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट लंबी अवधि का खाता होता है। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बदलाव, यानी देश में पैसा निवेश के लिए आ रहा है, जा रहा है, सब यही सब लिखा होता है, ठीक है ना। अब मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वह जगह जहां एक देश की मुद्रा होती है, दूसरे देश की मुद्रा को एक्सचेंज रेट पर बदली जाती है। जैसे कि 1 रुपया है तो डॉलर में 0.012, या $1 है तो इंडियन रुपीज में 83 रुपए, ठीक है ना। तो फॉरेक्स मार्केट डिमांड सप्लाई से चलता है। कहानी, स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड। एक स्टूडेंट है वो अब्रॉड जाता है। मान लो 100 विद्यार्थी यूएस पढ़ना चाहते हैं, उन्हें डॉलर चाहिए, तो स्टूडेंट रुपीज बेचेंगे और डॉलर खरीदेंगे, डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो डिमांड इंक्रीज हो गया तो डॉलर महंगा हो गया, रुपी कमजोर हो गया। तो ठीक है, इसे कहते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज और अप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। रुपी कम हो गया और डॉलर इंक्रीज हो गया। अब मान लो अमेरिका को भारत से बहुत सस्ते में दवाइयाँ मिल रही है तो वो भारत से ज़्यादा दवाइयाँ खरीदेगा, तो रुपी की डिमांड बढ़ेगी, तो रुपी का डिमांड इंक्रीज होगा और रुपी मजबूत होगी और डॉलर सस्ता हो जाएगा। तो इसे कहते हैं अप्रिसिएशन ऑफ रुपी। एक्सचेंजेस रेट, मुद्रा विनिमय दर, दो तरीके से तय होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, सरकार, सेंट्रल बैंक ये सब रेट तय करती है। और फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, डिमांड सप्लाई तय करता है। इंडिया यूजेस मैनेज फ्लोट सिस्टम, मार्केट प्लस आईवीआर दोनों मिलकर रेट तय करते हैं। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन एन ओपन इकोनॉमी। अब कहानी को गहरा कर देते हैं। मान लो घर के अंदर अर्थव्यवस्था खराब हो गई है तो सरकार दो उपाय करती है। फिस्कल पॉलिसी, सरकारी खर्च और टैक्स नीति। जी इंक्रीज होता है, सरकारी खर्च जो होता है वो बढ़ता है तो टैक्स डिक्रीज होता है, टैक्स कम हो जाता है। इफेक्ट क्या होता है? ओपन इकोनॉमी, डिमांड बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, रुपी अप्रिशिएट होता है, एक्सपोर्ट महंगा जो होता है वो कम हो जाता है, इम्पोर्ट बढ़ता है। फिस्कल पॉलिसी ओपन इकोनॉमी में काफी कमजोर पड़ जाता है, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई नीति जो होती है, रेपो रेट, रिवर्स
प्लस रेपो, सीआरआर, एसएलआर में अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, रुपया गिरता है, डिप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट बढ़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी ओपन इकोनॉमी में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। अब मुंडे फ्लॉमिंग मॉडल को समझेंगे, आइजल इन ओपन इकोनॉमी एडवांस है लेकिन बेहद आसानी कहानी के साथ समझेंगे, ठीक है ना। इमेजिन अ कंट्री इज लाइक अ वाटर टैंक। कंट्री आईएस कर्व जो होता है गुड मार्केट का संतुलन होता है, एलएम कर्व जो होता है मनी मार्केट का संतुलन होता है, और बीपी कर्व जो होता है एक्सटर्नल बैलेंस बीओपी का बैलेंस होता है। तीनों मिलकर कर्व तय करते हैं, इनकम, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट। मंडल फ्लेमिंग का मेन आइडिया क्या होता है, ओपन इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी पावरफुल होती है और फिजिकल पॉलिसी वीक होती है। इसके पीछे का कारण क्या होता है, कैपिटल मोबिलिटी। तीन केस होते हैं, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी और हाई कैपिटल मोबिलिटी और लो कैपिटल मोबिलिटी। केस वन में क्या होता है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। इस केस को अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट थोड़ा भी बढ़ जाता है तो मनी फ्लूड की तरह देश में आ जाएगा। अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट थोड़ा भी बढ़ जाएगा तो फॉरेन मनी फ्लड की तरह देश में आ जाएगा। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट आइजलम मॉडल में एलएम कर्व हॉरिजेंटल सा हो जाता है। रिजल्ट, फिजिकल पॉलिसी जो होता है इनइफेक्टिव हो जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इफेक्टिव हो जाता है। केस टू, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि जो रेट है वो डिक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है तो इनकम भी इंक्रीज करता है। रुपी डिप्रिसिएट होता है तो एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है, इनकम और इंक्रीज करता है। मॉनेटरी पॉलिसी सुपर इफेक्टिव, फिजिकल जी इंक्रीज करता है तो इनकम भी इंक्रीज करता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो कैपिटल इनफ्लो भी इंक्रीज करता है। रुपी अप्रिसिएट होता है तो क्या होता है, एक्सपोर्ट घटता है और इनकम वापस डिक्रीज हो जाता है। फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो काफी कमजोर होती है। तो केस थ्री हम लोग का क्या होता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का रेट डिक्रीज हो जाता है तो कैपिटल आउटफ्लो होता है। फिक्स्ड रेट बचाने के लिए सेंट्रल बैंक डॉलर्स को बेचता है तो मनी सरप्लस वापिस हो जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है यूजलेस हो जाती है। और फिजिकल पॉलिसी में जी इंक्रीज होता है तो आय भी इंक्रीज हो जाता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो कैपिटल का इनफ्लो होता है। और फिक्स्ड रेट बचाने के लिए सेंट्रल बैंक मुद्रा छापता है और इनकम और इंक्रीज होता है तो फिजिकल पॉलिसी पावरफुल होती है। सब पूरा जो समरी है इसको हम लोग एकदम बिल्कुल अब इसका समरी कर लेते हैं। बीओपी देश का अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। और करेंट अकाउंट में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट आते हैं और कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट और लोन आते हैं। फॉरेक्स मार्केट डिमांड सप्लाई से चलता है, ठीक है। और रुपीज डिप्रेसिएट होता है जब एक्सपोर्ट ज़्यादा लोग बाहर जाने लगते हैं और रुपी अप्रिसिएट होता है जब इम्पोर्ट होता है तब। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है कि फिजिकल पॉलिसी कमजोर होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में ओपन इकोनॉमी जो होती है वो शक्तिशाली होती है। अब मंडल फ्लोमिंग मॉडल के बारे में बात करें तो फ्लेक्सिबल रेट जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करता है। फ्लेक्सिबल रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करता है और जो फिक्स्ड रेट होता है वो फिजिकल पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमारा चैप्टर 6 का भी हो गया ये डिटेल समरी डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 6 is also complete. The syllabus of Bachelor of Management Study, University of Delhi School of Open Learning, Macroeconomics syllabus is completed. Like, share and subscribe.